नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए बकुल कथा का 13वां अध्याय। बकुल कथा के सारे अध्याय आपको हमारी प्लेलिस्ट से मिल जाएंगे, जिसका लिंक आपको एंड स्क्रीन पे मिल जाएगा। इसके अलावा अन्य कहानियों और उपन्यासों का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और प्लेलिस्ट से मिल जाएगा, आइदर प्लेलिस्ट और एंड स्क्रीन। आप वहां जाकर के चेक कर सकते हैं और अपने मनपसंद उपन्यास और कहानियां सुन सकते हैं। आईएससी हिंदी स्टूडेंट्स के लिए आईएससी हिंदी, आईसीएसई हिंदी और आईएससी इंग्लिश हर सब्जेक्ट वाइज भी प्लेलिस्ट में उपलब्ध है। अगर आप वहां जाकर के अपने चैप्टर वाइज सुनना चाहते हैं तो आप वहां जाकर के सुन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बकुल कथा का 12वां अध्याय, बकुल कथा का 13वां अध्याय। नहीं होता है, वैसी सांत्वना से ही कुछ नहीं होता है। इसका अनुभव अनामिका देवी को बहुत बार हुआ है। अपने दीर्घकाल के लेखिका जीवन में उन्हें बहुत बार कटघरे में खड़ा होना पड़ा है। कसूर यह है कि उन्होंने अपने परिचितों में से चुन चुनकर किसी किसी की हेटी करने के लिए अपनी कहानियों के नायक नायिकाओं की सृष्टि की है। निश्चय ही कहानी के महत् चरित्रों के बारे में ऐसा दावा तो कोई नहीं करता, परंतु परिचित लोग हास्यास्पद अथवा क्षुद्रता तुच्छता में डूबे चरित्रों में ही अनामिका देवी की कुटिल प्रचेष्टा पाते हैं। इसलिए चेहरा स्याह किए कहते हैं, यह तो मुझ पर ही लिखा गया है। कहते हैं, इतना कुछ तुम्हारे मन में था, यह तो मैं नहीं जानता था, मगर इतना नीचे गिराए बिना भी तो चल सकता था ना। वे अपने आप नहीं पकड़ पाते तो बंधु बांधव आंखों में उंगली गड़ाकर दिखा देते, देखो तुम्हारी अमुक देवी ने यहां तुम्हें आड़ो हाथों लिया है। अमूल बाबू के लिए भी मित्रों ने ही ज्ञानांजन शलाका का काम किया था, और मित्र की शलाका के बाद तो दूसरी शलाका काम नहीं करती, लिहाजा सजली दी का किया कुछ काम नहीं आया। मुझ पर लिखा है, यह सोचकर खफा हो उठे थे अमल बाबू, और बार बार ऐसा अनुरोध भी आता, मुझ पर लिखो, मुझ पर लिखो। नहीं लिखो तो सोचता है मेरी अवहेलना की। लेकिन इस तथ्य के बारे में कोई सोचकर भी नहीं देखता कि सही अर्थ में वास्तविक किसी एक व्यक्ति को लेकर किसी सही चरित्र की सृष्टि नहीं की जा सकती। शायद यह जानते ही नहीं लोग। अरे जानते नहीं अथवा मानते नहीं, इसका नियम बहुत कुछ बारिश जैसा है। धरती से ऊपर उठा पानी ही फिर पानी होकर धरती पर बरसता है, यह सही है, लेकिन दोनों एक नहीं है। उस पानी के पहले भाप बनना पड़ता है, उसके बाद बादल बनना पड़ता है, तभी फिर बारिश होने की लीला होती है। ऐसे ही नियम से बहुतेरे चरित्र और बहुत बहुत वैचित्र्य के संस्पर्श में आई अनुभूति की भाप भी मन के आकाश पर जाकर चिंता के रूप में जमा रहती है। उसके बाद किसी क्षण में चरित्र में रूपायित होकर कलम में उतर आती है। मगर इतनी बात समझाई किसे जाए, और समझना कौन चाहता है। उससे तो नाराज होना कहीं सहज है। बहुत आसान है भूल समझकर रूठ जाना। जिस पर लिखा नहीं गया वह भी दुखी, और आईने में जिसने अपने को देखा वह भी दुखी, अतएव दूर से खिसकने लगते हैं। हाँ, यह समस्या केवल परिचितों के लिए ही है। जो दूर के हैं वे तो आईने में मुंह देखकर उसी सूत्र के पास आ खड़े होते हैं, आनंद प्रकट कर कहते हैं, इस कैसे लिखा आपने, लगता है ठीक हम लोगों की ही बात है। अनामिका देवी भी हंसती हैं, कहती, आप लोगों की बातों को छोड़कर मैं बात भी कहाँ पाऊँ। कहिए, मैं तो आप लोगों में से ही एक हूँ। आकाश पताल को एक करके खोजने की क्षमता मुझ में नहीं है। यदि आप ही लोग मेरी फसल हैं तो मेरी खाद भी तो आप ही लोग हैं। पाठक पाठिका ही मेरी नायक नायिका हैं। किंतु अमल बाबू को यह सब नहीं समझाया जा सका। तब से उन्होंने सजली दी को यहाँ आने ही नहीं दिया। ताज्जुब है, अभिमान मनुष्य को कितना निर्बोध बना देता है, या फिर मनुष्य जाति ही निर्बोध है। बकुल की कथा लिखने की जिम्मेदारी लेकर बकुल के बारे में सोचते सोचते कब जाने बकुल से एकाएक हो गई अनामिका देवी। छद्म नाम की केचुल को उतार कर, छद्म नाम मतलब दूसरा नाम, चल के दूसरा नाम, छद्म नाम की केचुल को उतारकर बहुत दिन पहले बकुल ने सोचा था, वही सोचने लगी वह। सच, आदमी कितना निर्बोध है। मात्र 2 हाथों से 100 दिशाएं संभालने का कैसा दुस्सह प्रयास करता है वह। केवल 2 मुट्ठी में पूरी पृथ्वी को भर लेने की चेष्टा में कैसी जीवन की बाजी।
कितनी दुश्चिंता, कितना षड्यंत्र, लेकिन पल में उस मुट्ठी को ढीली करके संसार से चल देना पड़ता है। सब कुछ सहेजने के दायित्व से हाथों को किस आसानी से मुक्ति मिल जाती है। नौकरी में तरक्की के लिए अमल बाबू किस जी जान से कोशिश कर रहे थे। अपनी पत्नी को मुट्ठी में रखने के लिए किस कदर कलेश उठाया उन्होंने। पत्नी का महज शारीरिक मंगल ही नहीं, ऐहिक, परलौकिक, नैतिक, चारित्रिक, सर्वाविधि मंगल का भार लेकर भले आदमी दिशा रह जाते थे, किंतु अचानक अल्पकालिक नोटिस मिलने पर चल देना पड़ा उन्हें। कलेजे में कितनी कचोट ली है। सजली दी ने कहा था, देख बकुल, यह स्वर्ग नाम का स्थान यदि सचमुच कहीं हो, वहां से यह मरते लोग दिखाई पड़ता हो, तब तो वह जरूर ही मुझे देख पा रहा है। बेचारा मर कर भी कैसी यम यंत्रणा पा रहा है, मैं यही सोचकर दुखी हो रही हूँ। बकुल कहती, तुझ जैसी जाबाज बेपरवाह स्त्री को याद रखे उनकी भला। सजली दी कहती, अरे जाबाज बेपरवाह लोगों को ही तो याद रखते हैं लोग, देखती नहीं? स्वयं भगवान तो साधु सज्जनों को याद न रखकर जगाई मधाई को याद रखते हैं। याद रखते हैं कंस, जरासंध, हिरण्याकश्यप को। यह आदमी मुझे नजरों की ओट में नहीं करता था, वह भी इसलिए कि मैं जाबाज और बेपरवाह हूँ। शिष्ट शांत साध्वी नारी रही होती तो वह कब का मुझे भंडार घर के किसी कोने में डाल देता। जब ही सोचती हूँ, यदि सचमुच देख पाता तो कितना तड़पता होगा, लेकिन नहीं, दिखाई ही नहीं देता। आदमी बड़ा असहाय है, सब कुछ उतारकर धरकर सर्वहारा होकर चल देना पड़ता है उसे। उसके बाद करने को कुछ नहीं। करने को होता तो आज प्रबोध चंद्र की पोती प्रबोध चंद्र के ही घर पर बैठकर प्रेम करने की बहुत बड़ी बहादुरी समझकर महाउल्लास से अपनी बुआ के पास आकर कहती, बुआ, पता नहीं तुम विश्वास करोगी या नहीं, फिर एक नए शिकार को जाल में फांसा है। इस अभागी लड़की के आगे किसी भी प्रकार से अपनी गंभीरता बनाए नहीं रख पाती है अनामिका देवी। उसके प्रति एक विशेष स्नेह है, इसलिए फिर तो कहना चाहिए स्नेहांध की दशा हो गई है। यही नहीं, उसकी उस निर्लज्जता में कहीं जैसे एक अम्लीन सच्चाई है। इसलिए जो चीज इस दुनिया में दुर्लभ है, वे फिर भी गांभीर्य बरकरार रखने के लिए उन्होंने आंखें गुर्रेर कर कहा, नए शिकार को जाल में फांसा है, मतलब यह कैसी असभ्यता है। किंतु शंपा जरा भी नहीं दबी, तेज स्वर में बोल उठी, असभ्य हो सकती है, पर दुनिया की कौन सी सत्य बात सभ्य है बुआ? सत्य मात्र ही तो असभ्य है, यानी दुनिया के लोग जिसे असभ्य कहते हैं। दुनिया में रहना हो तो दुनिया वालों की रीति नीति के मापदंड पर ही चलना होगा। शंपा कुर्सी पर बैठी थी, अब जोर जोर से पांव हिलाते हुए बोली, यह बात मेरी परम आराध्य मातृ देवी से कह सकती हैं, तुम्हारे मुंह से अच्छी नहीं लगती। अपनी कोशिश को और जोरदार बनाने के लिए अनामिका देवी ने कहा, अच्छी नहीं लगने की क्या है, माँ और बुआ क्या अलग हैं? माँ जो कहेगी वही तो बुआ भी कहेगी। शंपा एकाएक तड़ाक से खड़ी हो गई, दोनों कमर पर हाथ रखकर बोली, यह सचमुच तुम्हारे मन की बात है? इस सीधे आक्रमण से अनामिका देवी हंस पड़ी, उसके सिर पर एक चपत लगाकर कहा, इस स्थान पर शैतानी का पहाड़ है, मैं कहती हूँ यह शिकार विकार की बात क्या अच्छी है? भली बुरी की तो मैं नहीं जानती बाबा, यही बात जरा कहने जैसी लगी इसलिए कही। जब एक एक को पकड़कर छोड़ देती हूँ तो शिकार नहीं तो क्या है? मैं तेरी गुरुजन हूँ या नहीं? 1000 बार। फिर मेरे सामने ऐसी बेहया बातें करने में तुझे शर्म नहीं आती? अनामिका देवी भी बोलकर अनमनी सी हो उसी की तरह पांव हिलाने लगी, कनखियों से उधर एक बार ताक कर बोली, देखो बुआ, यह शर्म वरम की कोई बात मुझ में नहीं है। यह बात मैं बाबूजी से भी कह सकती हूँ, पर कहने को जी नहीं चाहता, वह इसका मतलब ही नहीं समझेंगे। तुम साहित्यिक हो, मंस तत्व सब समझती हो, इसलिए तुम्ही से कहती हूँ। कहाँ बड़ी मजली सजली बुआ से तो कहने नहीं जाती। वह तुझे मिलती कहाँ है? आह, चाहूँ तो उन्हें पाप तो सकती हूँ। एक जनी तो कलकत्ता शहर में ही रह रही है, बाकी दोनों भी आसपास है, मगर बात वह नहीं है। आशा करती हूँ कि तुम मुझे समझोगी। अनामिका देवी उसकी ओर ताकने लगी। सोचा, वह मुझ पर विश्वास रखती है कि मैं उसे समझूंगी। हालांकि दुनिया में वही सबसे कठिन काम है, कौन किसको समझता है और कौन किसे समझना चाहता है। मैं उसे समझने की चेष्टा करती हूँ, वह यह जानती है, इसलिए वह मुझसे ही मन की बात कहने आती है। किंतु नित्य नया प्रेम ही यह कहाँ से जुटाती है? अनामिका देवी ने वही पूछा। शंपा भर मुंह हंसकर बोली, ठीक ही जुट जाता है, बहुत बार तो एक ही साथ 2-3 की भीड़ लग जाती है, और यह तो मेरी वैकेंसी चल रही है। तुम लोग कहा करती हो ना, रतन रतन को पहचानता है, बस वैसा ही। अनामिका देवी हंस पड़ी, बोली,
तो यह नया रतन कारखाने का कुली वुली है। शंपा ने भुएं सिकोड़ कर कहा। एकाएक यह पूछ बैठी, कुछ सुना है शायद? सुनती कहाँ से, अंदाज कर रही हूँ। तुम्हारी पसंद की क्रमोन्नति देख रही हूँ ना। शंपा फिर हंस कर गई। तुम्हारा अंदाज ठीक है, क्यों ना ठीक हो, लेखिका हूँ ना, सच कारखाने में ही काम करता है। इंटाली में लोहे के कलपुर्जा का कारखाना है, वहीं असिस्टेंट फॉरमैन है। खासा कंक्रीट चेहरा है, जंगली बर्बर, और जंगली बर्बर जैसा भाव। ये जंगली बर्बर जैसा भाव, वाह, अब आप क्यों हो रही हो? नहीं रहता है किसी किसी का? अनामिका देवी ने हताश गले से कहा। रह सकता है, लेकिन का कुछ नहीं बुआ, मर्दों के लिए वही तो सौंदर्य है। देखने से लगता है बिगड़ उठे तो लगा भी देगा 2 हाथ, कुछ नहीं तो बर्तन तो तोड़ ही देगा, बिस्तर फाड़ेगा, किताब कापी को फुटबॉल की तरह किक करेगा, शायद मुझे भी। बहुत खूब, सुनकर मोहित हुई जा रही हूँ। यह निधि पाई कहाँ तुमने? वह एक नाटक है, समझी बुआ। शंपा कुर्सी पर हिलडुल कर बैठी। तो सुनो, बताती हूँ। बेक बगान के उस मोड़ पर बस बदलने के लिए उतरी, देखा वह भी करीब आकर खड़ा हुआ। कालिक वालिक लगी, नीली पैंट और खाकी शर्ट पहने, सिर में कदम छाट बाल, शक्ल निग्रो पैटर्न की, नाटा छोटा मुदगर जैसा गड़न, रंग छाते के कपड़े से मिलता जुलता। बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। जब तक बस नहीं आई, अनिमेष नयनों से उसी को ताकती ही रही। देखती क्या हूँ कि मुझे ताकते देख वह पाजी भी टुकुर टुकुर ताकने लगा है। हाय राम, उसके बाद क्या हुआ, एक ही बस में सवार हो गया। जरा देखो मंसूबा। बस पर चढ़कर बिल्कुल पास आकर बोला, उस तरह से ताक रही थी आप? चिड़िया खाने को जानवर देख रही थी क्या? सुनकर मन आह्लाद से उछल पड़ा। गले की आवाज कैसी, चिड़िया खाने में कैद बाघ की हुंकार हो जैसे। उसकी वही एक बात सुनकर लगा ऐसे एक प्राणी को झुलाए रखने में बड़ा मजा है। बस लग गई कोशिश में लग गई। अनामिका देवी उसके चेहरे की ओर ताकने लगी। छल कौशल वाला चेहरा नहीं, बिल्कुल मिलावट रही। क्या नहीं कहती जा रही है? अब तक तो उसके बाल छोटे छोटे छटे थे, लेकिन बहरहाल उन्हीं बालों से जाने किस अलौकिक उपाय से माथे के बीचों बीच शिखर जैसा जूड़ा बांधा है, और उस जूड़े से उसका चेहरा बिल्कुल बदल गया है। देखने में वह अहंकारी लड़की सी लगती है। अनामिका देवी को हठात अपनी माँ का मुंह याद आ गया। माँ के बाल बड़े घने थे। गर्मी के दिनों में जब दोपहर में जूड़ा बनाए रहती तो बहुत हद तक ऐसी ही दिखती थी, अहंकारी। शंपा के मुंह पर अनामिका देवी की माँ के मुंह की बनावट है, पर शंपा के पिता के मुंह पर उसकी छाया भी नहीं। शंपा की माँ तो एकदम दूसरे ही परिवार की है। प्रकृति का यह एक अजीब रहस्य है, वह जाने कितने रहस्यों का संदूक अगोरे अपना काम करती है। चेहरे पर माँ की बनावट देख अनामिका देवी को वह फिर नए सिरे से भली लगी क्या? और उसे यह अहेतुक प्रश्रय देने का वह भी एक कारण है, माँ जैसा मुंह। माँ के बारे में सोचते ही माँ के लिए एक भयानक कष्ट होता है अनामिका देवी को, और अभी भी हुआ। याद आया बहिर्जगत के लिए कितनी अकुलाहट थी माँ को, प्रकाश की दुनिया की टिकट के लिए कैसी छटपटाहट। किंतु ये सिगरेट के उस मशहूर विज्ञापन की याद आ गई उन्हें। आपको पता नहीं आप क्या खो रहे हैं। ये नहीं जानती ये क्या पा रही है। इनके हाथ में मनमाना बिहार का पास है। इनके हाथ हर दरवाजे की कुंजी है, पर दुनिया का टिकट। ये सोच भी नहीं सकती स्वर्णलता कितनी मजबूत दीवारों में कैद थी, और बकुल को कितनी दीवारें तोड़नी पड़ी धीरज की कितनी परीक्षा देकर। इन्हें वह परीक्षा कभी नहीं देनी पड़ी। महाकाल अपने नियम से आगे बढ़ रहा है। सारे प्रतिकूल चित्त उस प्रवाह में बहते बहते आप ही अनुकूल हुए जा रहे हैं। बकुल के जो बड़े भाई अपनी छोटी बहन को टोले के लड़के के सामने खड़ी होते देख सृष्टि जहन्नुम में जा रही है सोचकर गुस्से के मारे आपे से बाहर हो जाते थे, उन्हीं बड़े भैया का लड़का 18 साल की लड़की को उसके बॉयफ्रेंड के साथ दीघा में पिकनिक के लिए जाने देता है पूरी, रांची, कोलाघाट, नेतरहाट। बड़ी लड़की नाते में अनामिका देवी की पोती हुई ना। उचित तो उसी के लिए था कि वह आकर इनके पास अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बातें करे, लेकिन वैसा नहीं करती। वह लड़की तो इधर फटकती ही नहीं। उसकी माताजी अपने परिमंडल में डूबी रहती है। मामूली लेखिका वेखिका को वह गिनती नहीं। उसके पितृकुल के सभी लोग जगह जगह अच्छे पदों पर हैं, सरकार में ऊंचे पदों पर प्रतिष्ठित। वह उसी समाज को अच्छा समझती है। अपनी बेटी को वह उसी समाज के योग्य बना रही है। बेटी को नर्तकी बनाने के लिए क्या कुछ नहीं कर रही है। साहित्य वाहित्य उनके लिए एक अवान्तर वस्तु है।
वह लड़की जिसका नाम सत्यभामा और पुकार का नाम कृष्णा है। इस युग में भी महाभारत के नाम ही तो लेटेस्ट फैशन है और झट से समझना भी मुश्किल है कि बंगाली है या अबंगाली। वह चुस्त सलवार कमीज पहनकर पूरा क्रीम पाउडर पोते लाल लाल रंगे मुंह पर मोम की पालिश लगाकर ही करते हुए अपने बॉयफ्रेंडों के साथ घूमने जाती है। तो वह दृश्य देखकर अनजाने ही अनामिका देवी को अपने बड़े भैया का मुंह याद आ जाता है। वही घर, सदर दरवाजा भी वही है जिस दरवाजे के सामने भीम सा मनोभाव लेकर बड़े भैया पहरा देते थे और पड़ोस के घर से बकुल को घूमकर आते ही दबे गर्जन से पूछते, कहाँ गई थी? पड़ोस के उस घर के सिवा बकुल को जाने की दूसरी कोई जगह भी नहीं है। यह जानते हुए भी बड़े भैया यही पूछते थे। सत्यभामा की माँ अलका के उस बड़े भाई के लिए बड़े जतन से खोज कर लाई हुई बहू ने क्या अपने उस जमाने के ससुर को उचित जवाब देने के लिए ही छुटपन से बेटी को हथियार बनाया है? बड़े भैया अब अवश्य मरकर जी गए हैं, किंतु जतन से धार चढ़ाया हुआ वह हथियार अब अपने माँ बाप के लिए ही वही धार वाली हो रही है या नहीं, कौन जाने। दुनिया का नियम तो यही है। सत्यभामा और शंपा की उम्र का अंतर कम ही है, एक ही घर में रहती हैं मगर उनमें मेल नहीं है। शंपा सत्यभामा को दया की दृष्टि से देखती है, सत्यभामा शंपा को कृपा की दृष्टि से देखती है। शंपा की एकमात्र प्रिय बांधवी है बुआ, तभी वह अनायास कह दे सकती है, कोशिश में लग गई। अनामिका के कठोर स्वर की शंपा परवाह नहीं करती, फिर भी वह दृढ़ स्वर में बोली, कोशिश में लग गई का क्या मतलब हुआ ना बंटाधार? तुम्हें मैं समझा मतलब क्या समझाऊं? क्या नहीं जानती हो तुम और क्या नहीं लिखती हो? कोशिश में लग गई मतलब कट मटाकर ताकते हुए कहा, हिम्मत हो तो साथ ही उतर पड़िए, जवाब देती हूँ। बस मैं उतरी कि झट से वह भी उतर पड़ा। उतर पड़ा? उतर नहीं पड़ेगा? शंपा ने कुछ विजय गौरव की हंसी से हंसकर कहा। तब तक तो जाल में पांव फंस चुका था उसका। रास्ते पर उतरकर पहले मैंने कहा, आपके प्रश्न का जवाब है, चिड़िया खाने की जीव को खुले रास्ते में छुट्टा देखने पर आदमी ताकेगा ही, मगर आप टुकुर टुकुर क्यों ताक रहे थे, यह तो कहिए। उस पाजी ने कहा, आप जैसे विचित्र साज पोशाक वाले हास्यास्पद प्राणी को भी लोग ताकेंगे ही। उसके बाद यूं ही बात हुई। मैंने कहा, पता है इसमें मैं अपने को अपमानित अनुभव कर रही हूँ। उसने कहा, इसका मतलब आपका चमड़ा अंगूर के छिलके जैसा है। सत्य बात सुनते ही फफोले पड़ते हैं। मैं यदि आपकी स्पर्धा भरी रही उक्ति रास्ते के लोगों को बुलाकर कह दूं तो जो जहाँ है सब मिलकर आप पर टूट पड़ेंगे। जानता हूँ, और इसी बात से तो आपकी छाती चौड़ी है। दोष चाहे जिधर का हो, कटघरे में पुरुष जाति ही खड़ा हो जाता है। करते तो कुलीगिरी हो, इतनी लंबी लंबी बातें कहाँ सीखी? उसने रुक्ष स्वर से कहा, आप जैसी लड़कियों को देख देख कर। मैंने कहा, इतनी कहाँ देखी? वह बोला, आंखें वो तो दिख जाती हैं, कोई हरम में तो वास करता नहीं है। इसके बाद बहुत बहुत बात। सारांश यह है कि अंत तक पटरी बैठ गई। दोनों ने साथ चाय पी और तभी से शंपा कुछ हंसकर चुप हो गई। तो अब उसी के साथ घूम फिर रही हो? घूमना नहीं, समय कहाँ है उसे, कारखाने का काम है, ओवर टाइम खटता है, बीच बीच में घुमा करती हूँ। कालिक वालिक लगे कपड़ों में ही किसी पार्क में आकर बैठ जाता है। बड़ा अच्छा लगता है ना, खास करके शक्ल का जो वर्णन सुना। शंपा अब गंभीर हो गई, बोली, शक्ल से क्या आता जाता है बुआ, देखने का विषय है आदमी कैसा है। इस देश में एक समय पुरुष की शक्ल का आदर्श था कार्तिक जी, और उसकी साज पोशाक का आदर्श था लटकती हुई धोती में फूल बाबू। अब वह शक्ल बर्दाश्त कर सकती हो, मन के साथ साथ आंखों की पसंद भी तो बदलेगी। अनामिका देवी हंस पड़ी, बोली, खैर अभी तो जंगली बंगली बर्बर पर आ उतरी हो, उसके बाद क्या पूरा जंगली जीव लाओगी? शंपा ने उदास होकर कहा, वह भी असंभव नहीं है। यह आदमी जात दिन प्रतिदिन जैसी मिलावट वाले होते जा रहे हैं। तभी टेलीफोन बज उठा। शंपा तुरंत उछल पड़ी, जरूर वही है। रिसीवर के मुंह को हाथ में दबाकर अनामिका देवी धीमे से बोली, मैंने तुझे मना किया था ना अपने दोस्तों को तू यह फ़ोन नंबर मत देना। कहा था, मानती हूँ, अगर बिना दिए उन लोगों को क्या गति होगी सो तो कहो। परंतु फ़ोन हाथ में लेते ही शंपा हताश होकर बैठ गई। वह नहीं है। अनामिका देवी ने तब तक बोलना शुरू कर दिया, मिलना चाहते हो? किस लिए? कोई रचना चाहिए? सभा है? मैं बहरहाल दोनों के लिए असमर्थ हूँ। क्या कहा? मेरा अभिनंदन करना चाहते हैं? मुसीबत है, आखिर क्यों? हठात कौन सा अपराध कर बैठी मैं? पागल में? ना ना ना, यह सब बचपना छोड़िए। लोग चाहते हैं, क्यों? मेरी उम्र तो अभी 80 की नहीं हुई। 80 से पहले यह सब नहीं करना चाहिए, फिर भी मिलना चाहते हैं। देखिए, यह तो नहीं कह सकती मेरे यहाँ मत आइए, लेकिन आकर करेंगे भी क्या? यह स्वांग सजना मुझे होने हवाले नहीं है। फिर भी आइएगा, ठीक है आइए।
परंतु कार्ड वर्ड छपा ले तो जान लीजिए ये जिम्मेदारी आप लोगों की होगी। क्या कहा? नागतला शिल्पी संस्था? अच्छा, धन्यवाद। फोन रख दिया। थकी थकी सी दिखी वह। चलेंगी? आपस में बहस मुसाहबा। नितांत अभद्र हुए बिना उनसे छुटकारा नहीं, क्योंकि अभिनंदन की ओट में अभिसंधि नामक जो जंतु है वह अपने मुंह के कौर को क्या आसानी से छोड़ता है। राज्य अनामिका देवी का अभिनंदन करना चाहता है, इसलिए नागतला शिल्पी संस्था राज्य की ओर से यह गुरु दायित्व अपने सिर उठा रहा है। ऐसी बात पर विश्वास करने जैसी भोली बच्ची अब अनामिका देवी नहीं है। फिर भी जितना कुछ देखने को मिल रहा है उतना विश्वास करने का भान ही ठीक है। सारे राज को नहीं खोलना ही बुद्धिमानी है। शंपा के नियम से दुनिया में वास नहीं किया जा सकता। शंपा बोली, क्यों बुआ जी, लोग तुम्हारा अभिनंदन करना चाहते हैं? कह तो ऐसा ही रहे हैं। हाँ, लगता है मरने से पहले श्राद्ध का मंत्र पाठ है, लेकिन यह रोग बढ़ता ही जा रहा है। रोज ही तो सुनती हूँ, आज इनका अभिनंदन है, कल उनका। बढ़ना अनिवार्य है। देश को आयोजनों के नशे से मदहोश कर दिया है। इस नशे को उतारने वाला किसी दूसरे नशे में आने तक यही चलता रहेगा, दिनों दिन बढ़ता ही जाएगा। मुख से इतना कहेंगे और मनी मन बोलेंगे। सिर्फ नशा ही तो नहीं, ऐसे आयोजनों के पीछे कुछ मधु भी रहता है। नशा दरअसल उसी मधु का ही है। लोगों से चंदा वसूलना और सरकार से अनुदान, और कुछ नहीं तो अपने को पाद प्रदीप के सामने पहुंचाना। हर कुछ का ही माध्यम तो यह फंक्शन है, जब जो उपलक्ष्य मिल जाए। अजीब है, पहले ये चीजें कितनी मूल्यवान लगती थी। शुरू शुरू में जब 13/2 राजेंद्र लाल स्ट्रीट की चौखट पार करके बाहरी दुनिया के मंच पर अनामिका देवी पहुंची, जब इस अभिसंधि नाम के छिपे जंतु की मूंछ की नोक देखकर पहचान लेने जैसी पैनी निगाह नहीं प्राप्त हुई थी, उस समय सब कुछ कितना अच्छा लगता था। अच्छी अच्छी बातें महज बात ही है, यह समझने में काफी दिन लगे। तो क्या सच्चा आदमी देखा ही नहीं उन्होंने? छी, वैसा कहे तो पाप होगा। उदार देवोपम चरित्र उस व्यक्ति को आज भी क्या वह प्रतिदिन प्रणाम नहीं करती, जिन्होंने बकुल नाम की लड़की को हाथ पकड़कर खुले आकाश के नीचे ला खड़ा किया था, जिनका स्नेह उनके लिए एक परम संचय है। उस खुले गले का उद्दात स्वर अभी भी कानों में गूंजता है। बाबूजी आपत्ति करेंगे, नाराज होंगे, वैसा करे तो 2 कौर ज्यादा खाएंगे। तुम मेरे साथ चलो तो मैं देखता हूँ कौन क्या कहता है तुम्हें। कोई गलत काम नहीं, किसी की बुराई नहीं, कवि को देखने जाओगी, इसमें इतना डर? कितने लोग जा रहे हैं, सारी दुनिया के लोग आ रहे हैं, और तुम यहीं रहते हुए नहीं देखोगी? लोग देवता के दर्शन को नहीं जाते, तीर्थ नहीं जाते? सोच लो, वहीं जा रही हो। बोलपुर शांति निकेतन आज तीर्थ ही तो है, और तुम लेखिका वेखिका हो रही हो, तुम जैसों के लिए तो ही है। उदार कंठ से उस गंभीर स्वर ने भय की परतों को मानो खोल दिया। लेकिन फिर भी बाधाएं क्या कम झेलनी पड़ी थी। प्रबोध चंद्र की 4 दीवारी के घेरे से बाहर जाकर प्रबोध चंद्र की जवान कुंवारी लड़की एक नितांत ही दूर के आत्मीय पुरुष के साथ 2 रात घर से बाहर बिता आएगी, इससे बड़ा अनौचित्य दुनिया में ही है या नहीं, यह प्रबोध चंद्र को मालूम नहीं था। और यह जानने में बड़ी मेहनत करनी पड़ी थी उन्हें, बड़ी बाधाओं का सामना करना पड़ा था, मगर प्रबोध चंद्र की कुमारी बेटी फिर भी निकल पड़ी। एक बार पत्नी की तीर्थ यात्रा रोकने के लिए जिस कौशल का सहारा लिया था, उस कौशल का इस बार साहस नहीं हुआ। बकुल की माँ स्वर्णलता ने कुछ संगिनियों को जुटाकर एक बार केदार बद्रीनाथ की ओर कदम बढ़ाया था। उस बढ़ाए कदम को मामूली से एक कौशल के जोर पर वह घर लौटा लाए थे, परंतु अब उस कौशल का प्रयोग नहीं किया जा सकता। एक साथ काफी मात्रा में जुलाब लेकर अब नब्ज डुबा लेने की हिम्मत नहीं होती। अब डर लगता है कहीं डूबी नाड़ी फिर ना लौटे। अतएव इस घर में यह भयंकर अनियम हुआ। बकुल के बड़े भाई का लड़का उस समय स्कूल की सरहद पार नहीं कर पाया था, और बाकी सब तो चुन्नू मुन्नू थे। उस समय इस घर में असामी केवल बकुल नाम की लड़की थी। बड़े भैया ने पिता से पूछा था, तो घर में अब यह स्वेच्छाचार चलेगा? धोती की कौर से आंख पहुंचते हुए प्रबोध चंद्र ने कहा था, मैं कौन होता हूँ, अब तो आदमी की गिनती में रहा ही नहीं। तुम लोग बड़े हुए हो, मैं अपने घर पर शासन कर सकता हूँ। आपकी इस धड़ंग बेटी पर किस अधिकार से शासन करूँ? तिस पर वह लेखिका हुई है, पाया भारी हो गया है ना उसका। शासन करने फिर भी आया था बड़े भैया ने, मजला भैया, जो 7-5 में नहीं रहता है। कहा था, बाबूजी के ऊंचे सिर को यूं नीचा किए बिना नहीं चलता। अपने मजले भैया के सामने ही खड़ी होकर बकुल ने कहा था, इससे बाबूजी का सर नीचा होगा यह मैं नहीं मानती। ऐसी भौतेरी तो जाती हैं। ओह, नहीं मानती? वह तेरी ऐसी जाती है खूब, फिर कहने को क्या रहा। किंतु सुविधा के चलते शायद यह भूलती हो, सबका घर एक जैसा नहीं है इस घर की रीति नीति में।
बकुल के होठों पर हल्की हंसी खेल गई। उसी हंसी के साथ वह बोली थी, सुविधा के चलते हुए बहुत लोग तो बहुत कुछ भूल जाते हैं मजले भैया। कभी इस घर में गौरी दान का नियम था, अब कुमारी बेटी की उम्र 25 की हो जाने पर भी अनियम नहीं लगता। यही बात क्या सब समय याद रहती है? यानी अपने 25 साल के कुमारित्व से भैया को ताना दिया था उसने, यानी उसने यह समझाया था कि यह बकुल की ही जिद से नहीं हुआ है। अच्छा अच्छा, एक तीखी निगाह डालकर मजले भैया ने कहा था, समय पर ब्याह नहीं कराया गया इसलिए मनमानी करने की छूट मिल गई है, इसका ख्याल नहीं था। किंतु बाबूजी के रहते ब्याह की कोशिश करना हमारा काम नहीं है, वह नहीं रहे तो अवश्य। अब की बकुल जोर से हंस पड़ी, बोली थी, दुहाई मजले भैया दुहाई, तुम लोगों ने मेरा ब्याह नहीं कराया इस गुस्से से मनमानी किया चाहती हूँ, यह ना सोचो। वह ब्याह नहीं हुआ, मेरे लिए ही वह परम आशीर्वाद है। चूंकि सनत चाचा ने आग्रह पूर्वक कहा इसलिए साहस हुआ। यह तो कभी सोचा ही नहीं था कि जीवन का यह सपना कभी पूरा होगा, और यह है कि तुम्हारे घर की एक लड़की के जीवन में ऐसा अघटित घटेगा भी।